हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करेंगे। इसके माध्यम से और कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया है। जैसा आपने को पता है कि कोरोना के इस पीरियड में लगातार जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है उसमें प्रत्यक्ष मिलना जुलना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इस माध्यम से हम कुछ लोगों से आज बातचीत ज़रूर कर पाएंगे। जोड़े तो लाइन के साथ हमने काफ़ी लोग हैं, लेकिन चर्चा के लिए शायद सबसे बातचीत ना हो पाए। जिन लोगों से बातचीत हो पाएगी समय के हिसाब से उतना हम पूरा करेंगे। प्रारंभ में मैं आपके सामने इतना ही विषय रखता हूं कि इस कोरोना महामारी में हरियाणा की जो स्थिति है ये पिछले महीने के अंत तक यानी अप्रैल अंत तक काफ़ी ठीक थी, 30 अप्रैल तक। लेकिन पहला सप्ताह मई का ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं गया। बहुत बड़ी संख्या में एकदम दिल्ली के साथ लगते 4 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद इनकी संख्या एकदम बढ़ गई। जहां हम रिकवरी रेट में केरल के बाद दूसरे स्थान पर थे, एकदम बहुत नीचे हमारा रिकवरी रेट हो गया, क्योंकि इधर संख्या बढ़ गई। रिकवरी कम हो रही थी, संख्या काफ़ी बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से उस गति से तो नहीं, फिर भी कल हमारे 50 केस एकदम बढ़ गए, जो थोड़ा चिंताजनक थे। कल तक की जो हमारी संख्या है 780 लोग कुल डिटेक्ट हुए, जिसमें 14 इटालियन लोग भी थे और उसके अंदर से 382 ये डिस्चार्ज हो गए हैं। 427 कल सायंकाल तक ये आंकड़ा के हमारे जो पॉजिटिव केस अंडर ट्रीटमेंट ये चल रहे हैं। 11 लोगों की मृत्यु हुई, तो ये हमारा मोटा आंकड़ा है। देखा जाए तो अभी भी आसपास के जो प्रांत हैं, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन सब प्रांतों से तो अभी भी हम एक ठीक स्थिति में हैं। लेकिन और स्थिति अच्छी रहे इसके लिए बराबर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बहुत से जो प्रावधान किए वो सब अपने को मालूम है, आज उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज तो अब ये जो लॉकडाउन 3 खत्म होगा और लॉकडाउन 4 की जैसी संभावना है, उस संभावना को देखते हुए कुछ ढिलाई, कुछ कंसेशंस ये दे करके और गतिविधियां शुरू करने की बात है। 15 तारीख तक सब प्रांतों को, सब मुख्यमंत्रियों को ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके भेजें, ताकि 16 और 17 में कुछ निर्णय लेकर के 18 तारीख से किस प्रकार की स्थिति रहेगी वो सब जानकारी हमको मिलेंगी। केंद्र के निर्देश मिलते हैं MHA के, उन निर्देशों के हिसाब से हमको अपने प्रदेश में और थोड़ा अदल बदल करना हो तो करके उसको हम फाइनल लागू करते हैं। इस समय सामान्य परिस्थितियां बन रही हैं, उद्योग में एक गतिविधि बढ़ी है और हमारे उद्योग प्राय जितने भी कर्मचारी, जितने उन्होंने पास लेने थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब हमने 3-4 क्षेत्रों को जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ करके बाकी सब क्षेत्रों के अंदर हमने परमिशन दी है। चाहे वो उद्योग में लगे हुए, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं या बाजार हैं, जिन लोगों ने परमिशन ली है हमसे, 25 लाख लोगों को परमिशन दी जा चुकी है पास लेकर के अपने काम को चालू करें। इसलिए सामान्य गतिविधियां चालू हुई हैं। और इसमें जो एक बड़ा विषय कोरोना का इलाज, लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तो सब है ही है, लेकिन उसके साथ जो बड़ा कठिनाई का विषय था कि लेबर ने प्लान करना शुरू किया और उस प्लान करने वालों की व्यवस्था करना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी था। हमने अभी तक 19 ट्रेन और लगभग 2000 बसें, इसमें लगभग 1 लाख लोगों को, 19 नहीं 28 ट्रेन चली गई हैं अभी तक, तो 28 ट्रेन और 2000 बसें, ये लगभग 1 लाख से ऊपर लोग ये भेजे जा चुके हैं व्यवस्था के माध्यम से। अपने आप जो लोग गए हैं उनकी संख्या इससे अतिरिक्त है, लेकिन फिर भी अभी कुछ संख्या ऐसी है कि जो जाने के लिए अभी भी लालायत है। उसके लिए लगातार ट्रेन की, बसों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन ये सब सामने जिस स्टेट में लोग जाने होते हैं उनकी सहमति के साथ भेजना पड़ता है, उसके बिना भेज नहीं सकते हैं। ये वन साइडेड नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग जब कर लेते हैं तब उनको भेजा जाता है। तो उस काम में हम लगे हैं। इस सारे कार्यक्रम में एक विषय
प्रधानमंत्री जी ने कल जो देश को संबोधित किया और देश की जनता को संबोधित करने में उन्होंने एक विश्वास प्रकट किया, और हम सबका भी विश्वास में है ही है कि हम अपनी इन परिस्थितियों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में मुकाबला करके कैसे इसको पार पा सकते हैं। कल उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। इसमें से लगभग 2 लाख करोड़ का पैकेज तो पहले से ही जो उन्होंने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बताया था, उसको जोड़ करके ये सब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बनने वाला है। उसी क्रम में आज हमारी वित्त मंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, आप सब लोगों ने उसको सुना ही होगा। उसमें मुख्य रूप से आज जो जिन बातों पर फोकस था वो था जो छोटा उद्योग है हमारा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एमएसएमईज, ये जो उद्योग है, इस उद्योग में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्कर्स की, मजदूरों की इसमें लगती है और बहुत जनता इसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है, तो इसको बड़ा पैकेज दे करके और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा 3 लाख करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक बिजनेस और ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने एमएसएमई के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मॉरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा, इसके बाद ही उनको अपनी वापसी लोन की ये करनी होगी। मैं समझता हूँ एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पग है जो उठाया गया है। इसी में कुछ एमएसएमई को स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है कि बहुत दबाव में आकर के उनके सारे सिस्टम, बहुत छोटा जिनका सिस्टम होता है, वो अपनी सारी पूंजी को भी शायद खर्च चुके होंगे या कोई ना कोई दबाव में होंगे, तो उनके लिए अलग से कोई एक कैटेगरी बना करके 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से रखा गया है, जिसमें 2 लाख एमएसएमईज इनको सबको लाभ मिलेगा। साथ ही जो ऐसी एमएसएमईज हैं जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत अधिक है और वायबल हैं, जिनको गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका स्पेशल पैकेज एक 50,000 करोड़ रुपए का ये अलग से भी एक जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई हैं वो सब जानकारी आपको है ही है। एक बड़ा जो महत्व का विषय है कि एमएसएमईज का जो कैटेगरीज हैं उनका जो चेंज किया गया है, उनका प्रकार चेंज किया गया है, उनका साइज जो बदला गया है। माइक्रो जो पहले 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो माइक्रो की 25 लाख रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो, पहले कितना था, अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से स्मॉल पहले 5 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 10 करोड़ कर दिया। मीडियम 10 करोड़ से कम थी, उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी प्रकार इनकी जो सेवाएं हैं उसका भी इतना टर्नओवर है, उस टर्नओवर को भी बदला गया है। अर्थात पहले जो इनके साइज थे, जो लिमिट्स थी, उस लिमिट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एक इससे और महत्वपूर्ण बात जो की गई है कि 200 करोड़ रुपए तक की जितने भी टेंडर्स हैं वो सब अब ग्लोबल टेंडर ना होकर के केवल नेशनल टेंडर ही होंगे, ताकि 200 करोड़ तक के सामान को हम अपने देश की ही कंपनियों से खरीदें। इसमें ग्लोबल टेंडर्स को एक प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है। इसके अंदर जैसे कल उन्होंने कहा था, लोकल और वोकल अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ये आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी, तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है। एमएसएमईज के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी उसको ई मार्केट लिंकेज, ये विषय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर मजदूरों के लिए ईपीएफ की योजनाएं भी बताई हैं कि वो ईपीएफ 10%, 12% की बजाय 10%, और कुछ लोगों के लिए तो अभी 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट भी किया है कि 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट करके और ईपीएफ को उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की भी योजनाएं हैं। एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
इनका भी, हालांकि प्रदेश से सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा महत्व योगदान नहीं है, ना उसमें कोई गतिविधि है, ये केंद्रीय स्तर के ऊपर ही सब होने वाली हैं। डिस्कॉम्स, हमारी बिजली कंपनियां, जो कि जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो सब बंद होने के कारण से एक बहुत बड़ा लोड डिस्कॉम्स के ऊपर पड़ रहा था। हमने उसमें छूट भी दी है कुछ MSMEs को कि जो फिक्स चार्जेस हैं 25% हमने उसके माफ़ किए हैं, और बिल्स भी अब लगभग 3 महीने के बिलों की पेमेंट वो हो नहीं रही है। एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार की ओर से कि उनको उनकी व्यवस्था को ठीक बनाए रखा जाए। तो 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी ये डिस्कॉम्स की बनेगी, ताकि डिस्कॉम्स भी अपना काम ठीक से गति से चलाते रहें। ये एक विषय। कंट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, ये हम पहले भी हरियाणा में कर चुके हैं कि 3 महीने के लिए उनका जो टाइम पीरियड है उसको हमने 0 पीरियड कर दिया था कि जिस भी किसी की टाइम लिमिट इस कोरोना पीरियड में आ रही है तो उसको 0 टाइम मान करके, 0 टाइम लिमिट, उतने ही दिन, जितने दिन कोरोना में उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा उसको उतने दिन के लिए कोरोना के बाद ये बढ़ा दिया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। रियल एस्टेट के लिए भी कुछ रेरा में रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है। TDS TCS रेट इनमें रिडक्शन की गई है। डायरेक्ट टैक्स मेजर्स और जो हमारी रिटर्न्स भरने की तिथियां हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो कि उसको टाइमली रिटर्न अपनी भरने में जो कठिनाई है उसमें भी कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने का ये एक डेट को एक्सटेंड किया गया है। और मैं समझता हूँ आज तो केवल पहला दिन था इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में घोषणा का। अभी 2 दिन लगातार और होना है। इसमें काफ़ी ऐसे सेक्टर्स, कैसे कैटेगरीज बच गई हैं जिन कैटेगरीज के लिए कल में और परसों में कुछ और घोषणाएं होंगी, वो भी अपने सामने आएंगी। मित्रों, हाँ, 5.5 लाख करोड़ रुपए का आज तक हुआ है, टोटल 20 लाख होना है। ठीक, हमारे वित्त सचिव जी बता रहे हैं। तो इस नाते से हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रदेशों के साथ जब अपने प्रदेश की तुलना की, बहुत से हम वीडियो भी देख रहे हैं कि बाहर जा करके जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके मजदूर गए हैं, वर्कर गए हैं, तो उन लोगों ने वहाँ जा करके हरियाणा का जो बखान किया है वो काफ़ी सुखद है कि हम बहुत सी व्यवस्थाएं अपने यहाँ गरीब लोगों को, मजदूरों को जो आर्थिक सहायता देनी थी, जो उनको भोजन के लिए पैकेट, राशन पैकेट ये सब देने थे, ठीक प्रकार से हम चिन्हित कर पाए। यहाँ एक उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने उसमें भाषण में कहा कि हमको अपने रिफॉर्म्स कुछ करने होंगे। आज समय के हिसाब से जैसा अभी कितना लंबा चलता है, हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आज टेक्नोलॉजी का सहारा ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हम मानो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के सहारे के कारण से ही कर रहे हैं। इसी प्रकार समाज में भी सब व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के कारण से हमको ठीक करनी पड़ेंगी। हालांकि हमारा विश्वास तो पिछले 5 साल में भी लगातार ये बना रहा कि हम जितनी टेक्नोलॉजी से व्यवस्थाएं बना लेंगे उतना भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, पारदर्शिता आएगी और उतना ही एक समान रूप से हर किसी को व्यवहार मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा। चाहे हमारी भर्तियां थी, चाहे हमारे ट्रांसफर्स थे, चाहे और प्रकार के नीचे तक की सारी बातें। अभी इस 3, साढ़े 3, 4 बल्कि 6 महीने हो गए। अब तो इस 6 महीने में 2 महीने का कोरोना का पीरियड इसमें आ गया। हमने टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लिया। हमारी जितनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं थी उसी के अंदर हमने जो प्रोक्योरमेंट है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमारा साल भर से चल रहा था, इसमें भी सुधार करके और इस बार सारी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल के माध्यम से किया गया। हमने नीचे गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाने का काम, यानी जितनी एक एक व्यक्ति की पहचान करके लोकल कमेटीज हमने बनाई। 20,000 ऐसी लोकल कमेटीज के सर्वे के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी कि इस घर में राशन की आवश्यकता है, इस घर में इसका कार्ड नहीं बना हुआ तो इसको डिस्ट्रेस राशन टोकन देना होगा हमको, या पैसे पहुंचाने होंगे, ये गरीब आदमी है, इसका काम रुक गया है। तो सारी जानकारियां लेकर के, और जो पहले से हमारे पास जानकारियां थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार पहचान पत्र, ये सब बनाकर, और आपकी जानकारी के लिए हमने 16,20,000 लोगों तक इस समय तक 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की राशि पहुंचाई है। इसमें और एक 4-5 लाख लोग हैं जिनका अभी प्रोसेस में चल रहा है, उनको भी ये सारी योजनाएं, इसका लाभ पहुंचेगा। अर्थात ये 20 लाख से ऊपर। कोई सामान्य अगर स्थिति होती तो इन सामान्य स्थितियों में हम 20 लाख लोगों तक पहुंच नहीं बना पाते, और बनती भी तो पता नहीं कितना इसमें घोस्ट बेनिफिशियरी होते, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
लेकिन इस बार ठीक पात्र व्यक्ति को जो डिजर्व करता है उसी को उसकी सहायता पहुंची है, ये हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हमने इसके अंदर जो राशि खर्च की है 619 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, और ये 619 करोड़ रुपया इस प्रदेश में सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर करना इस 2 महीने में एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे भी चालू रखेंगे इन व्यवस्थाओं को, और हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट है वो जो पूरा होगा तो इसके बहुत सारे लाभ ये जनता को, गरीब जनता को ही होने वाले हैं। सरकार की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आएगी, और जहाँ कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है उसको भी हम इसको समाप्त कर पाएंगे। हमने इसी प्रकार से जो हमारा डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम था उसके अंदर बहुत हमने जो मैंने ट्रांसफर का विषय बता दिया, पीडीएस का सिस्टम ये भी इसी में से निकाला कि पात्र व्यक्ति को ही राशन मिले, राशन नहीं ले पाएगा तो अगले महीने भी उसको राशन मिल सकता है। अभी कोरोना के समय ई पास सिस्टम ये भी हमने डिजिटलाइजेशन में से किया कि कोई भी आदमी अप्लाई करता है, जो कंडीशंस उसकी हैं उस हिसाब से उसको ई पास मिल जाता है। उसको किसी ऑफिस में जा करके कहीं पास नहीं लेना पड़ता है, उसको पास वही मिल जाता है। सारी चीज़ें अब केंद्र सरकार के लेवल पर भी कितने ही डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके हम लोगों ने काम किया। अगर और कुछ नहीं तो हम ये आरोग्य ऐप के ऊपर जाए, एक प्रकार से ये भी डिजिटलाइजेशन का ही एक नमूना है कि आज करोड़ों लोग ये जो ऐप है हमारी आरोग्य सेतु ऐप, इसको लोड किया है। इसका लाभ कितना हुआ कि हमको पता लग जाता है 500 मीटर के दायरे में क्या कोई ऐसा तो नहीं कि जो पीड़ित व्यक्ति जो पॉजिटिव हो, या 1 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, 2 किलोमीटर के अंदर कितने हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपने दायरे को एक सुरक्षित चक्र के रूप में वो देख सकता है। टोल फ्री नंबर, हमारे जितने कंट्रोल रूम हैं, प्रतिदिन जितनी हमारे पास आज भी लगभग 8 से 10,000 कॉल ऐसी आती हैं जो हर दिन जिसको कौन सी तकलीफ है, पीड़ा है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुंचती हैं। एक एक व्यक्ति को फ़ोन करके पूछा जाता है कि आपकी जो तकलीफ हो दूर हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से ये सारे ऑनलाइन सब सिस्टम चल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो प्रयत्न हमने पिछले 5 साल किए, उन प्रयत्नों का लाभ हमको भरपूर इस कोरोना के समय हुआ है, और इसके लाभ को देखते हुए आगे भी ये सब चीज़ें इनको हम चालू रखेंगे। एक विषय जो है वो है हमारे किसान से जुड़ा कि हम लोग जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। विपक्ष के लोग बहुत अपने आप को ये मान करके कि जैसे बहुत बड़ा एक विषय उनके हाथ लगा हो, जब उनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं होता तो कोई ना कोई निकाल करके लाएंगे, उसी में से उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हमको ये मिल गई है। हालांकि वो अपनी बातें उस समय की भूल जाते हैं जब गेहूं या सरसों या बाजरा ये चीज़ें, गेहूं तो चलो खरीदते ही थे क्योंकि एफसीआई में सारा जाना होता है, उन्होंने बाजरा और गेहूं कभी खरीदा नहीं। हमने बाजरा, गेहूं ये सब खरीदा, और अगले बार के लिए हमने ये भी घोषणा की है कि मक्का, दालें, ये भी सब जितनी पैदा होंगी इन सबको हम एक एक दाना प्रोक्योर करेंगे। एमएसपी से रेट, अगर मार्केट रेट ऊपर है तो अपना मार्केट में बिकेगा, नीचे है तो सरकार उसका प्रबंध करेगी खरीदने का, और हम ये जो घाटा होता है भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत, ये किसान को घाटा नहीं होने देंगे, सारा खरीदेंगे। जहाँ तक इस बार जिस बात को वो मुद्दा कहते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया, वो है किसान की पेमेंट देरी से क्यों हो रही है। ये मैं मानता हूँ कि जितनी घोषणाएं हमने पहले की थी, किसान का जो पेमेंट है वो समय से होना चाहिए। समय से न होने के उसके जो कारण हैं, मुख्य कारण ये है कि इस बार आड़ती, सरकार, किसान और जो कोरोना भी साथ में जुड़ गया, कोरोना के कारण से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लेसेस, मंडियां, परचेज सेंटर ये ज़्यादा बनाना, इन सारे विषयों को लेकर के कुछ समय ज़्यादा इसलिए लगा कि हमने एक प्रोसेस जो बनाई है किसान के लिए पेमेंट देने की, कि जितना पैसा किसान का है मंडी में जाकर जितना उसको आड़ती को देना है, उसका माल बेचते हुए अपना एक कंसेंट दे दे कि ये मैंने किसान को आड़ती को पैसा देना है, मंडी में अपनी फसल लेगा, बाकी पैसा वो किसान के खाते में सीधा डालेगा। इसमें हमारे आड़ती बंधुओं का थोड़ा सा विरोध भी था, लेकिन हमने उनसे बातचीत करके उनको मनाया। बैंकों से प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कैसे बन सके, इसके लिए भी उनको मनाने में हमको थोड़ा समय लगा, देरी लगी, क्योंकि बैंकों का भी थोड़ा रेसिस्टेंस उसमें था।
लेकिन अंत में ये सारी प्रोसेस अब तय हो गई है कि माल बिकता है, बिकने के बाद एजेंसी जो हैं जे फार्म आई फार्म बनने के बाद एजेंसीज उनको पैसा जो है भेजती हैं और किस आड़ती अपना पैसा काट करके और वापस वो पैसा हमारा एक अकाउंट है, क्या ज्वाइंट अकाउंट, पूल अकाउंट में भेजता है और पूल अकाउंट से वो पैसा किसान के खाते में जाता है। ये सारी प्रोसेस 7 दिन से 8 दिन के बीच में होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस को बढ़ाने में समय लगा। इसलिए बढ़ाने में समय लगने के कारण से पहला जो पेमेंट का लॉट है वो थोड़ा देर से गया है। आज की डेट में लगभग 2000 करोड़ रुपया ये पूल अकाउंट में जा चुका है और आज सायंकाल तक वो 2000 करोड़ रुपया कुछ उसमें से चला गया है, लगभग 700 करोड़ रुपया चला गया है। बाकी जो पैसा है वो आज सायंकाल तक फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। और ऐसे ही आज 5 तारीख तक की सारी पेमेंट ये सब आड़तियों के खाते में चली जाएगी, जो लगभग 3900 करोड़ रुपया होगी। 3900 करोड़ रुपया और जाने के बाद और 2000 करोड़ रुपया पिछला 5900 करोड़ रुपया आज शाम तक आड़तियों के अकाउंट में चला जाएगा और ये अगले 2 दिन में 3 दिन में सब किसानों के खाते में चला जाएगा। अगले 5 तारीख के बाद 3-3 दिन का पैसा हर एक दिन में बढ़ेगा, ताकि हम चूँकि फसल आने के बाद उसके 3 दिन बाद आई फार्म बनता है, आई फार्म कटते ही उसी दिन वो पैसा हमारे यहाँ से आड़ती को जाएगा। आड़ती को 3 दिन में वो पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो ऐसे 2 दिन का समय और उसमें लगता है। कुल मिलाकर 5 दिन 6 दिन के अंदर ये किसान के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक गेहूं के पैसे का विषय है और जहाँ तक सरसों का है, सरसों का पूरा पैसा क्योंकि वो आड़ती के थ्रू नहीं होता, सीधा हैफेड किसान के अकाउंट में देती है, तो लगभग 1150-1200 करोड़ रुपया ये हैफेड के अकाउंट से किसानों के अकाउंट में जा चुका है। इसलिए ये सारा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी कभी होती नहीं थी, पैसा वो आड़ती के खाते में रह गया या किसान को पहुंचा या कहीं और किसी जगह वो पेंडिंग रह गया, इसका कोई हिसाब होता नहीं था। किसान को हमने अगर डबल आय करनी है, डबल आय यानी 2022 तक उसकी आय को अगर डबल करना है, तो बहुत चाहे छोटी चीज़ें हैं चाहे बड़ी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा किसान के खर्चे कैसे कम किए जाए। और ये एक ऐसा अनसीन खर्चा किसान के ऊपर होता है जो किसान को भी पता नहीं लगता कि कहाँ रह गया, कितना ब्याज लग गया, कितना उसके ऊपर आ गया। ये सारे विषय किसान को हमको जागरूक भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। और किसान को जागरूक करने के लिए हमारा कुछ एजेंडा आगे और 1-2 महीने बाद हम लागू करेंगे, ताकि किसान के साथ सजीव संपर्क बना करके और एक ही किसान को बताया जाए। क्योंकि कई विषय ऐसे जो शायद वर्तमान काल के लिए तो नहीं है, लंबे काल के लिए, उदाहरण के लिए हमने अभी एक योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी वसीयत, अर्थात मेरी विरासत, अर्थात मेरा जो पानी है ये ज़मीन के अंदर का पानी ये मेरा है, और ज़मीन को मैं जब अपने नई पीढ़ी को दे करके जाऊंगा अपना विरासत के नाते, तो बिना पानी के ज़मीन दे जाऊंगा तो मुझे आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी। इसलिए मुझे पानी के साथ उसको दे के जाना है। सो धान जो है 1 किलो चावल लगभग 3000 लीटर पानी ये पीता है। हमारी धान की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा धान हमारे पास है। इसलिए हमने अपील की है कि जहाँ 40 मीटर से नीचे पानी चला गया है वहाँ किसानों को कहा है कि अपने धान की बिजाई आधी कर दें, ताकि हम इसको पानी को बचा सकें और हम अपने उस उद्देश्य में पूरा हो सके, पानी बचाने के उद्देश्य में। केंद्र की बहुत योजनाएं चल रही हैं, जल जीवन मिशन की चल रही है, जल ही जीवन ये मिशन चल रहा है। हमने भी इसको एक मिशन के रूप में इसको लिया है। किसानों को हमने अपील की है, कठिनाइयाँ कोई किसानों के आएंगी उनके हम दूर करेंगे, क्योंकि पहली बार ये विषय हो रहा है तो कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। ऐसे ये सब विषय हमारे सामने थे जो आज आपके सामने रखने थे। फिर भी चूँकि कुछ बंधुओं ने कुछ प्रश्नों के लिए कहा है, तो आप लोगों में से कुछ हमारे जो मीडिया एडवाइज़र कौन ले रहे हैं प्रश्न? हाँ, प्रश्न पहला प्रश्न अनुराग जी से है, तो अनुराग जी बताएंगे क्या प्रश्न है, ताकि उस हिसाब से बात को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा अब लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश करने को तैयार है जी। पिछले 3 चरणों में आपकी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी पर काबू पाया जी, सबसे पहले तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।
गेहूं व सरसों की खरीद की चुनौती रही आपके सामने। औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के बीच आपने अचानक मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की। विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। इस योजना को शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच रही, और दूसरा विपक्ष का विरोध करने के पीछे क्या सोच रही? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उससे हरियाणा के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को किस तरह से राहत मिल सकेगी? जी सर। देखिए, जहाँ तक पानी का विषय है अनुराग जी, ये पानी वाला विषय कोई आज का नहीं है। हरियाणा जब से बना तब से ये विषय चल रहा है, और खास करके अब लेटेस्ट एसवाइल के रूप में ये विषय प्रेसिडेंट करता जा रहा है। एसवाइल का पानी हमको मिले, हम पंजाब से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केंद्र को भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, कई इसमें विषय इन्वॉल्व थे, और इस विषय को पूरा करने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगाया है। एक सीमा तक पहुंचा, कब आएगा कब नहीं आएगा। साथ ही हमने लखवार डैम, किसाऊ डैम, रेणुका डैम, इसके लिए भी अपने प्रयत्न लगा करके, ये भी लगभग 35 साल से लटका हुआ विषय, इसको हम फ्रंट पर लाए। इसके लिए MOU हो गए, और लखवार पर तो काम भी शुरू हो गया, हमने अपने पैसे दे दिए। आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पानी वो भी मिलेगा। ऐसे ही जो भी पानी के स्रोत हो सकते हैं, हमने पानी का उपयोग कम करने के लिए माइक्रो इरिगेशन, इसके लिए भी हमने अपना काम चालू किया। 85% सब्सिडी तक प्रावधान किया है माइक्रो इरिगेशन का। लेकिन जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ रही है पानी की आवश्यकता पीने के लिए भी है, खेती के इरिगेशन के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है। पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, मात्रा सीमित है, तो सीमित मात्रा के पानी को उपयोग उसका ठीक ढंग से किया जाए, मैनेज तरीके से किया जाए। उसी मैनेजमेंट में से ये विचार पिछले साल भी आया था, और पिछले साल भी हमने जल ही जीवन है इस योजना को शुरू किया था। 52,000 हेक्टेयर ऐसे किसानों ने वादा किया था कि हम नहीं बोएंगे अपना धान, लेकिन कारण सीधा सा हमको पता है कि पिछली बार ये योजना हमने जून के महीने में बनाई थी, लगभग 15 जून के आसपास। लेकिन 15 जून के आसपास धान की बिजाई कुछ लोग कर चुके होते हैं, कुछ लोग अपना मन बना चुके होते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में इच्छा सबकी बनी थी, लेकिन उसको सिरे चढ़ाना हमारे लिए भी कठिन हो गया था। ठीक से बढ़िया बीज जितना जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया था, कुछ कठिनाइयाँ डिपार्टमेंट की ओर से आई थी। इस बार हमने इसको मई में ही शुरू कर दिया है, और 7 मई को इसकी घोषणा कर दी थी। और इसमें पंचायती जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर भी धान न उगाया जाए, ये हमने अपनी ओर से, सरकार की ओर से भी पहल की है। बहुत लोगों ने कहा कि इससे हमारी पंचायत की आमदन कम होगी। विषय आमदन का नहीं है, विषय उद्देश्य का है। किसान को भी हमने कहा है इसको पैसे से ना जोड़ें, इसको एक उद्देश्य का जोड़ें कि क्या हमने अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को जमीन के साथ धान दे के जाएंगे या जमीन के साथ पानी दे के जाएंगे। हर कोई कहता है कि जमीन के साथ पानी देना हमारे लिए बेहतर है। हाँ, इसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, शुरू में आती हैं, इसलिए जो प्रॉब्लम आएंगी उनको सबको हम दूर करेंगे। ये विचार हमारे सामने इसलिए है। विपक्ष विरोध करेगा, 10 तरह की बातें उनको लगता है कि ये नई बात कहाँ से आ गई, वो तो अपने जीवन में कभी कर नहीं सके। पानी का लेवल जो 2008-10 में था, आज उससे डबल, यानी उसकी जो गहराई है, उसका डेप्थ है वो बढ़ गई है। जहाँ 10 मीटर था वहाँ 20 मीटर डाउन हो गया, जहाँ 20 मीटर था वहाँ 40 मीटर डाउन हो गया। इसी गति से अगर बढ़ता रहा तो आने वाले 10-12 वर्षों के बाद हमारी अगली पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले ही हम अगली पीढ़ी से पहले ही इस पानी के संकट को देख लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस बात को, इस विषय को भावनात्मक तरीके से हम देखें, तभी जाकर के इसको सिरे चढ़ा पाएंगे। ये विषय हमें ध्यान में करना है। दूसरा विषय आपने कहा हरियाणा को क्या लाभ मिलेगा MSME से क्या लाभ मिलेगा 20 लाख करोड़ रुपए का। पहली बात तो है कि उसका, हाँ, आज पहला चरण उसकी घोषणा हुई है, अभी 2 चरण उसके शेष हैं, और उसमें जो कुछ बताया गया कि 3 लाख करोड़ रुपया जो कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, इसमें कुल तो 45 लाख यूनिट हैं, हरियाणा में 50,000 यूनिट हैं। तो अगर हम ये कहें कि कुल यूनिट का अगर 45 लाख का मतलब 1% भी अगर मिलता है हमें, तो 1% का अगर 20 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए में 30,000 करोड़ तो हमको मिल ही जाएगा। 3 लाख में 3,000 करोड़ रुपया तो हमको मिल ही जाएगा। तो 3,000 करोड़ रुपया अगर हरियाणा में इन्फ्यूज़ होता है इसके माध्यम से, एक मोटा मोटा हिसाब है। आखिर तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग उस लोन को अवेल करते हैं, कितने आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं, कोई उसके लिए गारंटी नहीं,
1 साल के लिए उसके मोरेटोरियम है, आगे 3 साल में उसको वापस करना होगा, तो हमारे इस 50,000 यूनिट को इसका लाभ होगा। ऐसे ही जो इक्विटी इन्फ्यूजन का जो विषय है, उसमें भी 50,000 करोड़ रुपए का जो उसमें इन्फ्यूजन किया जाएगा, 3,000 MSME को इसमें भी लाभ मिलेगा। और जो 20,000 करोड़ रुपए के सबॉर्डिनेट डेट का विषय है, इसमें भी हरियाणा के 5,000 स्ट्रेस्ड MSME इसको लाभ मिलने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से इसका जो पोर्शन हमें जो मिलने वाला है, उसका लाभ हमें होगा। कितने लोग अवेल करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, मुकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। ये जो सर सारी कवायद चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर है, उसको लेकर ही हम ये सारी प्लानिंग करते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, अलग अलग उसके फेजेज आ रहे हैं। अब जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो चौथा लॉकडाउन होगा उसका अलग रंग होगा, अलग रूप होगा, तो उसको जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि अब अधिकतर चीज़ों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज वित्त मंत्री ने भी इस ओर संकेत दे दिए हैं। तो आपको लगता है, आपके अनुभव के अनुसार, कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने 130 लोगों का ध्यान रखते हुए, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए, उनके जीवन का ध्यान रखते हुए सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था, तो क्या ये सही समय है कि लॉकडाउन में ढील दे दी जाए? क्योंकि संक्रमण काल अभी जारी है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने पिछले इतने दिनों में प्रयास किए, वो सभी प्रयास हमारे इस संक्रमण के काल में धरे के धरे रह जाएं और जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए मुकेश जी, ये जो कोरोना का एक बीमारी है, ये एपिडेमिक है इन नेचर, यानी जिसको छूत की बीमारी कहते हैं, और ये जहाँ फैलती है वहीं इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये बीमारी बहुत अपने आप दूर तक नहीं जाती है, इसलिए अब ये सारे विषय जैसे ध्यान में आए हैं, जहाँ जहाँ कुछ लोग मिलते हैं वहीं उसके आसपास के लोग ही ज़्यादा मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भी 4 जिले इससे प्रभावित हो गए, गुरुग्राम है, झज्जर है, अपना सोनीपत है और फरीदाबाद है। अगर इन जिलों में भी देखेंगे तो पूरे जिले में प्रभाव नहीं है, उसमें भी कुछ इलाके, कुछ बस्तियां, और इसको यदि वहीं तक कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बाकी स्थानों पर इसकी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ये अनुभव हम सबको आ रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब ये कहा है, क्या डिस्कनेक्ट तो नहीं चल रहा है? केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस अब आई हैं कि अब हमने जोनिंग बदल दी है। जोनिंग यानी पहले रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की जो बात थी, अब ये जोनिंग हो गई है कंटेनमेंट एरिया की जोनिंग। जहाँ कंटेनमेंट एरिया, जहाँ मरीज कोई आया है, जहाँ पॉजिटिव आया है, उसके आसपास के क्षेत्र में। मुकेश जी आवाज आ रही है? मुकेश जी आवाज आ रही है? आवाज कटी है भाई, देखो। मुकेश जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे वापस मिली है, पीछे आवाज कट गई थी। हाँ, यही जो सवाल था इसका आपने जवाब दिया। बस थोड़ा सा डर ये लग रहा है मंत्री जी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस काल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को तो कंट्रोल करने के जो प्रयास। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। कुछ मुख्य बातें हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना के कारण किसानों को पैसे देने में जो देरी हुई है, लेकिन किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। ऐसे समय में विपक्ष मौका तलाशने की कोशिश करता है, और साथ ही कहा कि जल्द ही किसानों के खाते में पैसे भी डाल दिए जाएंगे। डिस्टेंसिंग रहेगा, 2 गज की दूरी की बात भी होगी, सैनिटाइजेशन भी होगा, मास्क भी होगा, और मेडिकल हेल्प जितनी चाहिए वो भी सब मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर पूरी सख्ती होगी, उसके अंदर कोई गतिविधि नहीं चालू की जाएगी। लेकिन कहीं कहीं कंटेनमेंट जोन ना होने के कारण से बाकी सब लोगों को भी जो इसमें सफ़र करना पड़ रहा है, उसको थोड़ा रास्ता बनाया जाएगा, खोला जाएगा। इसलिए अब सारे सिस्टम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक हो करके, और हमें सारी योजना बनानी पड़ेगी किस डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है। पहले हम प्रदेश की एक योजना बना रहे थे, अब जोनिंग जो है वो सारी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनेगी, और कुछ चीज़ें उसमें चालू करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री के काफ़ी हमने आयाम खोल दिए हैं। अब एक सुझाव हमने दिया है कि एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज को भी एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां चालू की जाए, नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम तो शुरू हो ही रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखने के लिए ट्रांसपोर्ट, लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी बसेज,
इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं परसों से कि कुछ बसें मानो पंचकुला से 2-3 रूट चलाएंगे, कुछ अम्बाला से चलाएंगे, कुछ सिरसा से चलाएंगे, कोई महेंद्रगढ़ और नारनौल से चलाएंगे। तो ऐसे दूर स्थानों से बीच में 2-2 बसें 3-3 बसें चलाएंगे, ताकि बहुत जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आखिर ज़रूरतें सब प्रकार के लोगों को होती हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ये सब एक प्रकार के प्रयोग हैं। मानो कहीं कोई कठिनाई ध्यान में आएगी और इसको फिर से दोबारा सख्त होना पड़ेगा, उसी प्रकार की सख्ती फिर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जी, एक आखिरी सवाल 15 तारीख तक मुकेश जी, तो हरियाणा में जिस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस बारे में भी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। 427 कोरोना के एक्टिव केस हैं, लगभग 800 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है इस वक्त। 11 लोगों दोपहर तक इसको फाइनल करेंगे और 15 दोपहर के बाद भेजेंगे। हाँ, सुशील जी। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, एक से काम चल जाए तो चला लो। तो एमएसएमई को बड़ा पैकेज दिया है, ऐसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। राहत पैकेज से देश आत्मनिर्भर बनेगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल किया था। कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की योजना बताई और कल और परसों भी कुछ घोषणाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं वो बातें, मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। अन्य प्रदेशों के साथ हरियाणा की तुलना करते हुए भी नजर आया। कहा कि हरियाणा ने जरूरतमंदों के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं, हमने टेक्नोलॉजी का अच्छा सहारा लिया है। और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कल ही मेरी कुछ ऐसे बंधुओं से बातचीत हुई है जो किसानों के प्रतिनिधियों से जुड़े हुए थे कि इसमें कोई कठिनाई, कोई सुझाव, इसके अंदर उस क्षेत्र के विधायकों से बातचीत हुई, उस क्षेत्र के और जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, कुछ नए सुझाव उन्होंने दिए हैं, उसको सारे को सम्मिलित करके और हम 1 या 2 दिन में इसको फाइनल इसका करके और पोर्टल के अंदर डाल देंगे। ये तो सुझाव आपका अच्छा है। मजदूरों की बात जहाँ तक कही है, ये बात ठीक है कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग जो है हरियाणा में घुस करके आगे बढ़ रहे हैं, खास करके पंजाब से जिनको यूपी जाना होता है वो बिना किसी परमिशन के और अपने छोटे बड़े रास्ते जो इधर से निकल करके आ जाते हैं और वो निकल के यहीं से निकलते हैं। फिर भी हम उनको सबको रोकते हैं और हमारे जो शेल्टर होम बने हुए हैं उनके वहाँ ले जा करके उनको बसें देते हैं। हमने कल सहारनपुर से भी बसें, सहारनपुर के लिए यहाँ से बसें चलाई हैं। हमारी बसें सारी बुलंदशहर तक जाती हैं, बुलंदशहर में वो अपने स्थानों पर आगे बढ़ा देते हैं। अब इसमें बहुत उतावलापन दिखाने के कारण से कुछ लोग निकल पड़ते हैं। हमें जितने साधन, क्योंकि मैंने बताया जैसे सामने के लोग जब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक यहाँ से हम नहीं भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से भर के और यूपी वाले यूपी में छोड़ दिए, बिहार वाले बिहार छोड़ दिए। उनको वहाँ पर क्वारंटाइन करना, उनके टेस्ट लेना, उनके घरों में भेजना, ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए सबको अपील की है कि जैसे रोज़ाना यहाँ भी लगभग 25,000 30,000 लोग रोज़ जा रहे हैं, तो अगर 25,000 लोगों में उनकी बारी जब आएगी 2 दिन में 4 दिन में आ जाएगी। और अब केंद्र सरकार भी कुछ ट्रेन्स को खोलने का मन बना रही है कि कुछ ट्रेन चलेंगी लेकिन रिजर्वेशन के साथ चलेंगी, जनरल डब्बे नहीं होंगे उसमें, तो रिजर्वेशन करा के उसमें जा सकते हैं। बसें हम जैसा चलाना शुरू किया है, तो नॉर्मलाइज होने में थोड़ा दिन लगेंगे लेकिन सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। हरियाणा में कोई भी व्यक्ति कहीं भी सड़क पर मिलता है, हम उसको शेल्टर होम में ले जाते हैं। जब तक उसकी बारी नहीं आती बाहर जाने की तब तक उसकी व्यवस्था भोजन की, रहने की सब करते हैं। धन्यवाद। विपिन जी। तो लोगों से प्रत्यक्ष मिलना अभी मुश्किल है क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है। महामारी में हरियाणा की स्थिति अप्रैल तक ठीक थी, लेकिन मई के पहले सप्ताह में कोरोना के जो केसेस हैं वो किस तरीके से बढ़े हैं, मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र यहां पर किया है। कोरोना मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, मई के महीने में ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए कई प्रावधान भी किए, मुख्यमंत्री इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। लॉकडाउन 4 में कुछ रियायत और दी जाएगी, जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में कुछ रियायत मिली है, लॉकडाउन 4 की बात करें तो वहां भी कुछ ढील और ज्यादा दी जाएगी। उद्योग में गतिविधियां बढ़ी हैं। हरियाणा में 800 के पास कोरोना का आंकड़ा पहुंचा है,
ये भी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई। साथ ही कहा गया कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला लगातार जारी है, कई बसों का इंतजाम किया गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जा सके। और साथ ही कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा की स्थिति इस वक्त भी बेहतर है। 28 ट्रेनों और 2000 बसों से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया। कंपटीशन होता है उसमें ये तो ठीक है कि हमने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, तो हमें अपने ही लोगों को रोजगार देना, अपने यहाँ का रॉ मटेरियल वो खपत हो और वो जो कुछ प्रोडक्ट बने मेक इन इंडिया के नाते से अपने देश का प्रोडक्ट यहाँ भी हम उसका उपयोग करें और उसका एक्सपोर्ट भी कर सकें विदेश में भी। अब ये सारी हर एक देश की इच्छा होती है, कोई खाली हमारी ऐसा नहीं है। इसमें कंपटीशन शुरू होता है, फिर बाद में क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग दोनों का कंपटीशन शुरू होता है। हम इन दोनों के अंदर अपने यहाँ ट्रेनिंग्स, अपने यहाँ स्किलिंग, अपने यहाँ जितने भी उपलब्ध हैं हमारे रॉ मटेरियल्स उनको, और फिर टैक्सेशन और उसमें सहायता, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों चीज़ों में कम्पीट करने के लिए हमारे देश की स्थिति जब बनेगी, जिसके अंदर प्राइसिंग में भी हम कम्पीट करेंगे, क्वालिटी में भी हम कम्पीट करेंगे, तो निश्चित रूप से बाहर के लोगों की बहुत आवश्यकता यहाँ रहेगी नहीं और हमारे जो प्रोडक्ट है वो बाहर कैसे जाए इसका हम प्रयत्न करेंगे। तो इस नाते से, और मैं कहता हूँ स्वदेशी वाली बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने की है लोकल एंड बी वोकल, मेक इन इंडिया। तो इसमें तो हम हमेशा एक धारणा बदलने की बात है। पहले कभी जमाना होता था, कोई कहता था ये जापान की बनी हुई है, लोकल नहीं चाहिए, लोकल के प्रति दुराग्रह, जापान के प्रति आग्रह। आज उल्टा करना पड़ेगा कि लोकल के प्रति आग्रह और विदेशी के प्रति दुराग्रह। और चाइना की चीज़ों को तो हमने टेस्ट कर ही लिया है। चाइना की चीज़ें ठीक है शायद प्राइसिंग में सस्ती हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के नाते, क्वालिटी के नाते दे आर नॉट वेल विद इन आवर सिस्टम। धन्यवाद। आगे चलो। सुशील जी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों के खाते में पैसे आएंगे। हरियाणा सरकार ने सरसों बाजरा खरीदा है और जल्द ही किसानों के खाते में पैसे भी पहुंच जाएंगे। पूल अकाउंट से किसानों के खाते में पैसा जाता है और 5900 करोड़ रुपए किसानों के खाते में। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत जो हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है उसका भी जिक्र किया है। यहाँ पर पानी की मात्रा सीमित है, सही ढंग से उसका उपयोग हो। और जो विपक्ष इस पर लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था उनका भी जिक्र मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। कहा कि पानी के स्रोतों पर सरकार से 5 दिन पहले की करेंगे तो शायद सत्य होगी। आज तो हर एक जिले में सब प्रकार की एक्टिविटीज खुल गई हैं, सबको हमने परमिशन दे दी है, उन्होंने पासेज ले लिए हैं। हाँ, थोड़ा कंट्रोल्ड तरीके से हमको इसलिए करना पड़ेगा ताकि हर एक जगह की सिस्टम की जानकारी हमको रहे। कल को कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो हम अपने सरकारी आदेश से फिर उसको सिंगल आउट भी कर सकें। इसलिए आज कोई जिला ऐसा नहीं है 16 जिलों में जिनकी आप बात कर रहे हैं जहाँ कोई चीज़ रुकी हुई है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जरूर हमने रोकी हुई है, उसको 2 दिन बाद धीरे धीरे एक प्रयोग के रूप में शुरू करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह रखेंगे, चाहे वो बाजार है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी है। सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग ये नहीं होनी है, क्योंकि इससे फिर वही कोरोना तो आज नहीं है, 1-2 केस भी हैं, बढ़ने में देर नहीं लगती है। एक समय ऐसा था कि हमारा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ एक भी केस नहीं था, झज्जर भी नहीं था। आज उन 3 जिलों में झज्जर एकदम सर्वाधिक पर पहुंच गया। तो इसलिए इन चीज़ों को बढ़ने में देर नहीं लगती, सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी गतिविधियां हमने 16 के 16 जिलों में सबको जो चलानी थी चला दी हमने। पवन जी। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है सर कि इस वक्त प्रदेश में वित्तीय स्थिति इस वक्त कितना लोग और लिया है केंद्र सरकार से, और सर कोरोना रिलीफ फंड में जो राहत लोगों ने तो सहयोग के तौर पर की है उसमें आज 40 लाख रुपए का चेक देने का जानकारी दी है। तो कोविड रिलीफ फंड में इस वक्त में कितना पैसा है सर? दूसरी हमारे पवन जी देखिए, जहां तक कोविड रिलीफ फंड का विषय है, रोजाना अखबार में छपवा देते हैं हम, कोई दिन ऐसा बचता नहीं इस दिन अखबार में ना आता हो। आज का लेटेस्ट जो आंकड़ा है
उसमें 216 करोड़ 17 लाख रुपए के हमारी कलेक्शन है। और इसमें जो हम दे चुके हैं उसके अंदर 41 करोड़ रुपया दवाइयों का दे चुके हैं, 17 करोड़ 88 लाख रुपया असंगठित मजदूरों को हमने दिया है, 10 करोड़ रुपया एक्सग्रेशिया का रिजर्व फंड रखा है, 3 करोड़ रुपया हम उपायुक्तों को जो पहले किस्त दी थी 22 करोड़ की, उसके अलावा ये इसमें से भेज चुके हैं। और 1 करोड़ 94 लाख रुपया हम किराए का जो मजदूरों का ट्रेन्स का वो हमने भरा है। हम एक एक आना पाई का हिसाब किताब रोज अखबार में छपवाते हैं, शायद इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हमको नहीं कर नहीं सकते। 1 लाख से ऊपर का योगदान जिसका होता है उसका भी छपवा देते हैं। आज 2 करोड़ से लेके और 1 लाख तक 19 लोग हैं जो ये छपे हैं आज की डेट में। इसलिए मेरा कहना थोड़ा सा शायद ये इलेक्ट्रॉनिक पर आप नहीं दे पाएंगे, हमें तो प्रिंट में हम देते हैं, उसमें देख लिया करो तो अच्छा रहेगा। दूसरा विषय है आर्थिक तौर पर सर वित्तीय बता रहा हूँ। देखिए दूसरा विषय है कि अप्रैल के महीने में हमारा रेवेन्यू कितना घटा है आपको सब बता दिया हमने, अखबारों में छप गया, मैंने स्वयं मीडिया में बताया। मार्च के अंदर भी कम हुआ वो भी बताया, लेकिन जितना अप्रैल में कम हुआ था उससे अब मई में थोड़ी स्थितियां ठीक होनी शुरू हुई हैं। हमारा थोड़ा बहुत एक्साइज में भी पैसा आना शुरू हुआ है, जीएसटी में भी आना शुरू हुआ है। अभी जो रजिस्ट्रियाँ होती है स्टाम्प ड्यूटी उसका भी प्रतिदिन 7-8 करोड़ रुपया आता है। तो ये जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस बार हम ऐसा मान के चलें कि सामान्य गति से कोई लगभग 40% तक हम पहुंच जाएंगे। तो भी एग्जैक्ट आंकड़े मैं आपको बता दूंगा एक आध दिन में कि हम एग्जैक्ट आंकड़े। लेकिन एक और स्थिति जो अच्छी बेहतर स्थिति है कि जैसे आज इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई के लिए घोषणाएं हुई हैं, मैं मानता हूं अगले 2 दिन के अंदर कोई ना कोई स्टेट को भी क्या पैकेज दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो घोषणा होगी ही, क्योंकि उसके बिना स्टेट्स चलेंगे नहीं। स्टेट्स को चलाना है तो या तो कर्जा लेना पड़ेगा या केंद्र सरकार से कोई पैकेज मिलेगा, और या फिर टैक्स लगाए जा सकते हैं। टैक्स लगाने का तो कोई अर्थ नहीं है इस समय तो कर्ज लो या केंद्र सरकार दे, और या फिर अपनी गतिविधियों को दोबारा से हम उसको पुनः पटरी पर लेकर के आए। वो पटरी पर धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन हम लोग इस समय जो स्थिति में हैं, हम अपने जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं लगभग 4,500 करोड़ रुपए के, वो तो हमने करने ही करने हैं, उसमें कुछ नहीं बचता है। शेष जो खर्चे हैं उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होगी उसको हम करेंगे। कुल मिलाकर हमारा जो मार्च में डेट जो लिया था हमने 8,336 करोड़ लिया, अप्रैल में 5,000 करोड़ रुपया लिया, और मई में कुल मिलाकर कभी 2,000 करोड़ रुपया ले चुके हैं। अगले बाकी दिनों में कितना लेना होगा इसके बारे में अभी कहना कठिन है, लेकिन हम सारी स्थितियां अपनी ठीक चलाएंगे। निर्भर करता है कि सारी गतिविधियां सामान्य होने पर कितना हमारे पास स्थिति बनेगी। हितेंद्र राव जी, तो वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज पर जो आज घोषणाएं की हैं उनका भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एमएसएमई को बड़ा पैकेज दिया गया है और राहत पैकेज से देश आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा।